पाइथन की, तो पाइथन इज नॉट ए न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इट वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991। तो जावा से भी पुरानी लैंग्वेज है। जावा 1995 में आई थी, डॉट नेट 2000 में आई थी, और उसके बाद भी कुछ लैंग्वेजेस आई हैं, बट सबसे पहली अगर हम देखें अपनी लाइफ में जो पॉपुलर लैंग्वेजेस हुई हैं उनमें पाइथन आई है। पॉपुलर लैंग्वेजेस में जावा है, डॉट नेट है, पीएचपी है, पाइथन है, यही सब। तो इनमें सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है हमारी? पाइथन। ठीक है, इसको बनाने वाले हैं यूडो वैन रॉसन। इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया था। तो इसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? क्रिएटर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, बाई ग्यूडो वैन रॉसन। और ये इन्होंने कहाँ बनाई थी? CWI, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है CWI, यहाँ पर उन्होंने पाइथन लैंग्वेज को क्रिएट किया था। और ये जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा नीदरलैंड्स के अंदर। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्रिएशन नीदरलैंड्स के अंदर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CWI, वहां पर किया गया था। और इस लैंग्वेज के क्रिएटर हैं यूडो वैन रॉसम। इन्होंने 1991 में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया था। अगर हम देखें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्होंने क्यों बनाया था, क्या पर्पस था इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने का? 1991 में अगर हम देखें तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट नहीं होती है। 1991 में डेटा साइंस एआई कागज में हो सकता है, बट अगर हम देखें प्रैक्टिकली ये सब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन सब आ जाइए, क्योंकि इन सब के लिए क्या करना होगा, हमें डिजिटल फॉर्म में डेटा चाहिए। 1991 में डेटा कागज पे है, एक्सेल फाइल में नहीं होता। हो सकता है उस समय एक्सेल ही ना होता 1991 में, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें तो पाइथन के क्रिएटर के ब्रेन में ये बिल्कुल नहीं था कि हम वेब डेवलपमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि 1992 में इंटरनेट के कॉन्सेप्ट पर वेबसाइट चलनी शुरू हुई थी। उससे पहले वेबसाइट बनती नहीं थी। तो 1991 में पाइथन के क्रिएटर के ब्रेन में ना तो वेबसाइट बनाने का कॉन्सेप्ट था, ना डेटा साइंस एआई का कॉन्सेप्ट था। तो फिर इन्होंने पाइथन लैंग्वेज क्यों बनाई? तो रॉसम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उस प्रोजेक्ट का नाम था अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम। उस अमीबा ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप कर रहे थे, जिसमें उनको काफी टाइम लग रहा था। तो उन्होंने उस टाइम को बचाने के लिए क्या सोचा? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने की सोची, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम क्या है हमारा? पाइथन। ठीक है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड फॉर अमीबा ऑपरेटिंग। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा रहा था जिसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी बनाई गई थी, जिसका नाम था हमारा पाइथन। इसका नाम पाइथन ही क्यों रखा गया था? रोसम को एक कॉमेडी शो बहुत अच्छा लगता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये कॉमेडी शो 70s में बीबीसी चैनल पर ब्रॉडकास्ट हुआ करता था। रोसम उसको देखते थे और उसको काफी लाइक करते थे, है ना। तो जैसे आज के कॉमेडी शो आते हैं, कपिल शर्मा का शो या कॉमेडी सर्कस आता है, उसी तरह से बीबीसी चैनल पर 70s में अगर हम देखें तो एक कॉमेडी शो आता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। रोसम जो पाइथन के क्रिएटर हैं उनको वो शो अच्छा लगता था, इसीलिए उन्होंने अपने लैंग्वेज का नाम उस टाइटल में से पाइथन वर्ड निकाल कर दे दिया। इट वॉज नेम्ड पाइथन आफ्टर कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग। पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा था? तो कॉमेडी शो एक आता था जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, और यहाँ से पाइथन वर्ड को निकालकर लैंग्वेज का नाम दे दिया गया। आज हम 2023 में जाने वाले हैं। 2023 में कोई भी प्रोग्रामर पाइथन को इसलिए नहीं पढ़ता है क्योंकि पाइथन में ऑपरेटिंग सिस्टम को आसानी से बनाया जा सकता है। हम में से कोई भी पाइथन को ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए पढ़ने नहीं आया होगा। तो आज हम पाइथन को फिर क्यों पढ़ते हैं? तो आज पाइथन पढ़ने का पर्पज है हमारा, नाउ एडेज पाइथन
is in trend because of, अगर हम आज की डेट में देखें तो पाइथन ट्रेंड में है, क्यों है? तो उसकी वजह है सिंपल। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी एक सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इजी टू लर्न या अंडरस्टैंड। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आज हम सब लोग इसलिए पढ़ने आते हैं क्योंकि पाइथन में ये वाला पॉइंट है, आसानी से पाइथन को सीखा जा सकता है, आसानी से पाइथन को समझा जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या है? लेस टाइम टू क्रिएट एप्लीकेशंस। अगर मैं किसी भी टास्क के लिए सी में या जावा में इम्प्लीमेंट करूंगा, और वही टास्क मैं पाइथन में इम्प्लीमेंट करूंगा, इम्प्लीमेंट का मतलब है कोड बनाऊंगा, तो पाइथन में वो टास्क जल्दी कंप्लीट हो जाएगा लिखने वाला, सी में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, जावा में मिडिल टाइम लगेगा, यानी कि पाइथन से हमारा ज़्यादा लगेगा, सी से कम लगेगा। तो अगर हम कंपेयर करें पाइथन का सी से जावा से, तो इस वाले पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि पाइथन विल टेक लेस टाइम टू क्रिएट एप्लीकेशन। तो आप एक मान सकते हैं एग्जांपल में, किसी प्रोजेक्ट को अगर मैं सी में बनाऊंगा तो 1 महीने लगेगा, जावा में बनाऊंगा तो 20 दिन लगेंगे, और वही प्रोजेक्ट अगर मैं पाइथन में बनाऊंगा 10 दिन लगेंगे। अब सोचिए, अगर मैं किसी एक बंदे को सैलरी देता हूँ, 1 महीने की सैलरी में अगर मैं उससे सी में काम कराऊंगा तो एक प्रोजेक्ट बना पाएंगे, और अगर मैं उसी इंसान से कहूँ कि आप पाइथन लैंग्वेज यूज करिए, तो वो 1 महीने में 3 प्रोजेक्ट बना देगा मेरे। तो मेरी खर्चा उतना ही आ रहा है, लेकिन बंदा काम 3 कर जाएगा। तो मैं क्यों सी और जावा के पीछे भागूंगा फिर? क्योंकि आज मार्केट में क्या है, यही है, सुबह रिक्वायरमेंट आएगी, क्लाइंट को बोलेगा शाम को दे दो बनाकर, किसी पर टाइम नहीं है आज के डेट में, है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाइथन हमारे लिए आज की डेट में बेस्ट सुटेबल होती है। अब बात करते हैं सर, पाइथन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपने बता दिए, इजी है और टाइम कम लगता है कोड बनाने में। कोई डाउन साइड पाइथन का, कोई वीक पॉइंट पाइथन का जिसके लिए हम पाइथन शायद यूज नहीं करेंगे, अगर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही हुआ तो है, वो क्या है हमारा? स्लो एग्जीक्यूशन। ओनली डाउन साइड ऑफ पाइथन इज इट्स स्लो एग्जीक्यूशन। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कोड बनाएंगे टाइम कम लगेगा, कोड बनाने के बाद उसको रन करना पड़ेगा, जब आप उसे रन करेंगे तो एग्जीक्यूशन टाइम उसका ज्यादा होता है कंपेयर टू सी, कंपेयर टू जावा। इतना ज्यादा नहीं है कि आप फील कर पाओगे, देख पाओगे, कंपैरिजन वाली बात हो रही है, रिलेटिव बात है ना, कंपेयर टू सी, कंपेयर टू जावा। अगर हम देखें तो एग्जीक्यूशन टाइम पाइथन का स्लो होता है, और अगर आप कंपैरिजन हटा दो, आपको पता भी नहीं चलेगा एग्जीक्यूशन स्लो हो रहा है कि फास्ट हो रहा है। तो ये स्लो और फास्ट, ये दो शब्द कब आते हैं? सोचो, एक रेस चल रही है, एक गाड़ी है, अब स्लो चले चाहे फास्ट चले, जीती जाएगी, अकेली गाड़ी है। अब उसमें 3 गाड़ियां और आ गई, अब मैटर करता है स्लो कौन चल रहा है, फास्ट कौन चल रहा है। तो जितनी भी हार जीत, अच्छा बुरा, स्लो फास्ट, ये जो शब्द हैं, ये रिलेटिव शब्द हैं। जब कोई चीज अकेली है तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है, जब साथ में 2-3 चीजें और होती हैं, एक और हो कम से कम, तब ये सारे वर्ड्स आते हैं हमारे, कौन अच्छा है, कौन बेकार है, कौन ऊपर है, कौन नीचे है ना। चलिए, तो ओनली डाउन साइड ऑफ पाइथन इज इट्स स्लो एग्जीक्यूशन। तो पाइथन का जो ड्रॉबैक है वो यही है कि पाइथन का एग्जीक्यूशन थोड़ा स्लो होता है हमारा। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पाइथन 1991 में बन गई थी, 2022 में हम पढ़ने आ रहे हैं, ये 30 साल तक हम कहाँ थे, या हमारे जैसे और लोग कहाँ थे? भाई हमसे पहले 5 साल पहले जो लोग आए होंगे, वो लोग पाइथन शायद नहीं पढ़ के गए होंगे, तो उन्होंने जावा लैंग्वेज क्यों पढ़ी 5 साल पहले, या कोई और लैंग्वेज क्यों पढ़ी? सबने पाइथन ही क्यों नहीं पढ़ी जब से लेके अब तक? या अभी से हम क्यों पाइथन पढ़ना शुरू कर रहे हैं? तो उसका आंसर ये वाला पॉइंट आपको बताएगा। 1991 में लैंग्वेज बढ़िया है, आसान है, लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम कंपेयर टू सी हमारा अगर देखें तो ये हमारा स्लो एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि टाइम ज़्यादा लग रहा है। 1991 में हमारे पास हार्डवेयर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते। आज हम i7 प्रोसेसर, 16 GB रैम, SSD की बात करते हैं। 1991 में ये सब नहीं होते थे, आई सीरीज प्रोसेसर ही नहीं होते थे, पेंटियम सीरीज भी शायद नहीं होती थी, है ना, 1991, है ना। और
हमारे पास जो रैम होती थी वो जीबी में नहीं होती थी, एमबी में होती थी। 128 MB 256 MB रैम मैक्सिमम होती थी, 1991 की बात कर रहे हैं, है ना। तो वहां पर अगर हम देखें तो हमारी लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन जिस हार्डवेयर पे किया जा रहा है, वहां से हार्डवेयर से कोई सपोर्ट नहीं आ रही है एग्जीक्यूशन को मैनेज करने के लिए। लेकिन आज अगर हम देखें तो आज हमारे हार्डवेयर इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अगर आपकी लैंग्वेज का एग्जीक्यूशन स्लो है तो मैनेज हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए पाइथन का जो प्लस पॉइंट था वो आज हम यूज कर रहे हैं, और पाइथन का जो डाउन साइड था, जो नेगेटिव पॉइंट था, वो आज हार्डवेयर से मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, ये चीज जब आप आगे बढ़ेंगे एडवांस लेवल पर, एआई में जाएंगे, डेटा एनालिटिक्स में जाएंगे, तो आपको फील होती है कि पाइथन का एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, स्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं पाइथन लैंग्वेज की कुछ करेक्टरिस्टिक्स। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो बताया गया कि पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस का मतलब क्या होता है, जैसे शायद आपने नाम सुना हो पीएचपी का, तो पीएचपी इज नॉट कंसिडर्ड एज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई? बिकॉज पीएचपी इज मेंट फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अगर आप पीएचपी पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या बनाने की कोशिश करेंगे उसमें, वेबसाइट। पीएचपी से कभी एआई का कोड नहीं लिखा जा सकता, पीएचपी में डेटा एनालिटिक्स नहीं है, पीएचपी के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट नहीं है, पीएचपी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट बनते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो पीएचपी इज स्पेसिफिक टू वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो किसी एक ही फील्ड के सॉफ्टवेयर को बना सकती है, स्पेसिफिक पर्पस लैंग्वेज कहलाती है। और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें किसी भी फील्ड के सॉफ्टवेयर को बनाया जा सकता है, क्या कहलाएगी, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जनरल पर्पस का मतलब है कि पाइथन के अंदर आप वेब एप्लीकेशन बनाएं, पाइथन के अंदर आप आईओटी एप्लीकेशन बनाएं, पाइथन के अंदर आप एआई एप्लीकेशंस बनाएं, पाइथन के अंदर आप डेटा एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करें, पाइथन में आप टेस्टिंग का यूज कर सकते हैं, अदर ऑटोमेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पाइथन कुछ लोग इस पर्पस के लिए पढ़ते हैं। कुछ लोग पाइथन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि सर हमें कोई वेबसाइट नहीं बनानी, हमें कोई डेटा साइंस नहीं पढ़ना, हमें कोई एआई नहीं बनाना, हम तो बस इसलिए पढ़ रहे हैं। इसलिए पढ़ रहे हैं का मतलब क्या है, मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि आप की जॉब है कि आपको एक कंप्यूटर में जितने भी इमेजेस हैं उनको एक फोल्डर में रखना है, जितनी पीडीएफ फाइल है वो एक फोल्डर में रखनी है, जितनी भी टेक्स्ट फाइल है उनको एक फोल्डर में रखना है, और डेली आपको यही काम करना होता है। अब इस काम को अगर आप करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक कंप्यूटर में सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर ढूंढोगे, मैनुअली जाओगे, कॉपी पेस्ट करोगे, बोरिंग काम भी हो जाएगा। एक बार तो कर भी लोगे, दोबारा करने का मन भी नहीं करेगा। लेकिन हमारी जॉब ही यही है, करना ही यही है हमारे लिए। तो अब इसके लिए हम क्या बना सकते हैं, एक पाइथन प्रोग्राम बना सकते हैं। पाइथन प्रोग्राम बनाया जो हमारे कंप्यूटर को स्कैन करेगा और हमारे कंप्यूटर में जितनी फाइलें हैं उनमें से आइडेंटिफाई करेगा कौन सी इमेज फाइल है, उसको उठा के कॉपी कर देगा एक जगह पर, पीडीएफ फाइल को कॉपी कर देगा दूसरी जगह पर। तो ये क्या हो गया, हमारा एक ऑटोमेशन हो गया। जो हम डेली अपना वर्क करते हैं ऑफिस में या घर में, तो कुछ ऐसा वर्क होता है जो रिपीटेडली हमें करना होता है, कल भी करा था, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, तो वो बार बार हम कर रहे हैं, तो बार बार हम नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम क्या बना सकते हैं, एक प्रोग्राम बना सकते हैं, दैट इज अदर ऑटोमेशन। ठीक है, तो काफी लोग जो अपना मैनुअल टास्क था जो रिपीटेडली वो करते थे, वो ना करना पड़े उसके लिए क्या बनाते हैं, पाइथन प्रोग्राम बना लेते हैं। तो सी का बना लो, जावा का बना लो, बना सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, जो लोग ये कर रहे हैं वो टेक्निकल लोग नहीं है, वो नॉन टेक्निकल लोग हैं। अगर उनसे आप कहोगे ये प्रोग्राम फाइल कॉपी करने वाला सी में बना लो, उनसे बनेगी ही नहीं, क्योंकि उनको काफी नॉलेज होनी चाहिए फिर लैंग्वेज के बारे में। जावा से बनेगी नहीं उनका। पाइथन एकलौता तरीका है कि उनको कम सीखने पर एक प्रोग्राम बनाना। इस तरह से अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन इकलौती ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप सबसे कम सीखकर प्रोग्राम को बना सकते, जबकि जावा में, सी में ऐसा नहीं है, आपको ज्यादा सीखना पड़ता है। ठीक है,
चलिए, तो जनरल पर्पस का मीनिंग क्या होता है ये समझ में आया। अब दूसरा है हाई लेवल। हाई लेवल का मीनिंग क्या होता है? मान लीजिए आप एक प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामर एक इंसान होगा, हमारे लिखे प्रोग्राम को रन करने के लिए फाइनल रेस्पॉन्सिबल होता है हमारा सीपीयू, है ना। अब हम जो लिखेंगे वो क्या होगा? अभी मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, है ना, मैं लिख रहा हूँ इंग्लिश में, तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होती है, उस लैंग्वेज के अंदर कुछ करेक्टर्स होते हैं। तो जब आप पाइथन के अंदर प्रोग्राम लिखेंगे तो लिखने के लिए कुछ करेक्टर्स चाहिए होंगे आपके लिए। तो हिंदी में लिखेंगे, संस्कृत में लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, किस में लिखेंगे? कहीं तो लिखेंगे। तो अब हम जनरली लिखना पसंद करेंगे किसमें? इंग्लिश लाइक करेक्टर। इंग्लिश लाइक करेक्टर मतलब जिसमें ABCD हो, 1 2 3 4 5 का यूज कर पाए, प्लस माइनस सिंबल का यूज कर पाए, तभी तो हम सही प्रोग्राम बना पाएंगे। ठीक है। अब हमने जब ये प्रोग्राम बनाया इंग्लिश करेक्टर्स का यूज करके और इस प्रोग्राम को सीपीयू को रन करने को दिया, तो ये रन नहीं होगा, क्योंकि सीपीयू को ABCD 1 2 3 4 5 ये सब नहीं आता। सीपीयू को सिर्फ क्या आता है? सिग्नल्स पढ़ने आते हैं, और सिग्नल्स दो ही फॉर्म में होते हैं, 0 और 1। तो अब प्रोग्रामर से हम ये बोल दें कि प्रोग्रामर आप 0 1 में प्रोग्राम लिखो, ऐसे करके प्रोग्राम लिखो 0 1 में, ताकि सीपीयू को समझ में आ जाए। तो प्रोग्रामर बोलेगा मेरी कुछ समझ में नहीं आएगा। किसके बारे में सोचते हैं? प्रोग्रामर के बारे में सोचते हैं या सीपीयू के बारे में सोचते हैं? क्योंकि अगर हम प्रोग्रामर के बारे में सोचते हैं तो सीपीयू को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, फिर फायदा क्या लिखने का, रन ही नहीं होगा प्रोग्राम। और अगर हम सीपीयू के बारे में सोचते हैं तो हम कितना लिख पाएंगे? 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम ही लिख लें सुबह से शाम तक तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी हमारी। ये पूरे प्रोग्राम में 0 1 0 1 0 1 चल रहा है। तो एक सॉल्यूशन निकाला गया। क्या सॉल्यूशन निकाला गया? कि प्रोग्रामर से कहा गया कि आप इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स में अपने कोड को लिखेंगे, आपके लिए रीडेबल होगा। तो वो कोड जो प्रोग्रामर को रीडेबल होता है उसे हम बोलते हैं हाई लेवल कोड। उसके बाद एक ट्रांसलेटर लेकर आएंगे, और वो ट्रांसलेटर क्या करेगा? जो आपने इंग्लिश लाइक कोड लिखा है उस कोड को सीपीयू रीडेबल फॉर्म में लेके जाएगा, और फिर सीपीयू उसको रन कर देगा। सीपीयू को जो मिलेगा वो मिलेगा 0 1 0 1 वाला कोड मिलेगा। तो जो सीपीयू को समझ में आता है उसे बोलते हैं लो लेवल, लो लेवल। और जो एज ह्यूमन हमारी समझ में आता है उसे बोलते हैं यहाँ पर हाई लेवल। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीधा 0 1 में कोडिंग कराती है उसे लो लेवल लैंग्वेज कहेंगे। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कोडिंग कराती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज बोलेंगे। तो आज मार्केट में जितनी लैंग्वेज हैं जो हम जानते हैं वो सब कैसी हैं? फिर हाई लेवल। C++, .NET, जावा, PHP, इन सब में हम इंग्लिश में तो लिखते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस कहलाती है। तो हाई लेवल का मतलब है ह्यूमन रीडेबल करेक्टर, ह्यूमन रीडेबल करेक्टर। ठीक है। उसके बाद अगली करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इसकी? सर ये जो ट्रांसलेटर है, इस ट्रांसलेटर का क्या नाम होता है? तो ट्रांसलेटर के कई सारे नाम होते हैं। तो पाइथन में जो ट्रांसलेटर है उसका नाम है इंटरप्रेट। तो पाइथन में जो ट्रांसलेटर है उसका नाम क्या रखा गया है? इंटरप्रेटर रखा गया। इसीलिए पाइथन के बारे में एक लाइन और कही जाती है, पाइथन इज इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि वो कौन है जो हमारे लिखे कोड का मशीन कोड बनाएगा। तो उसी के नाम पर लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि ये इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इंटरप्रेटर के बारे में डिटेल में आगे चलकर पढ़ेंगे, है ना। मिडिल लेवल लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को समझने के लिए। अगर मैं हाई लेवल और लो लेवल इन दो शब्दों को डिस्कस कर रहा हूँ
तो किसी के मन में आ सकता है कि मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है क्या? लो और हाई के बीच में मीडियम भी तो आता है, मीडियम या मिडिल कुछ भी कह लो, है ना? तो ऐसा डिवीजन किया गया है, लो, मिडिल, हाई, लो, हाई। जब मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को उसके करेक्टर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करता हूँ कि उसके करेक्टर्स कैसे हैं, तो उसमें दो ही तरह के डिवीजन, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल का मतलब है 0101, हाई लेवल का मतलब है इंग्लिश लाइक करेक्टर। जब मैं बात करता हूँ कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, तो फिर लैंग्वेज तीन तरह की हो गई, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या किसी भी प्रोग्राम को जिस डिवाइस में रन किया जाता है, उस डिवाइस में एक ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हम अपने प्रोग्राम को किसी डिवाइस में रन कर सकते हैं? आपके कंप्यूटर में विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। तो ऐसे ही लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके मोबाइल में एंड्रॉइड कौन है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। सैमसंग एंड्रॉइड, सैमसंग कौन है? हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर। एंड्रॉइड कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है? एप्पल कंपनी का नाम है, उसके अंदर हमने iOS ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो डिवाइस होती है, डिवाइस के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम पर हमारी एप्लीकेशन चलती है, हमारे सॉफ्टवेयर चलते हैं। जनरली ऐसा हमने देखा है। ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसी डिवाइस है इस दुनिया में जिसमें प्रोग्राम तो चलता है लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? है। आपके घर में रखा हुआ माइक्रोवेव, आपको कुछ चीज गर्म करनी है तो आप उसमें रखते हैं, टाइम लगा देते हैं, और उतने टाइम के बाद माइक्रोवेव अपने आप ऑफ हो जाता है। तो माइक्रोवेव को टाइम देखना आता है। कैसे आता है? क्या हम और आप जब इस दुनिया में आए थे, टाइम देखना आता था हमें उस दिन? हमें सिखाया गया, तब हमने सीखा। पहले तो हमें काउंटिंग में सिखाई गई होंगी कि 1 है, 2 है, 3 है, तभी तो टाइम देखो घड़ी में। और जब हम दुनिया में आए थे, हमारा पहला दिन था, हमें तो कुछ नहीं आता था। तो ये माइक्रोवेव को कैसे आगे घड़ी देखना सिखाएगा? कैसे सिखाएंगे माइक्रोवेव को या किसी भी डिवाइस को? कोई भी काम कैसे सिखाते हैं, उसी को प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो माइक्रोवेव के अंदर क्या चल रहा है? प्रोग्राम चल रहा है। वो प्रोग्राम टाइमर का काम कर रहा होगा और माइक्रोवेव को सिखा रहा होगा टाइम कैसे कहते हैं। तो अब हमें इतना समझ में आ गया कि माइक्रोवेव के अंदर क्या चल रहा है? प्रोग्राम चल रहा है। अब मुझे आप ये बता दो, आपके माइक्रोवेव में एंड्रॉइड है, iOS है, विंडोज है, कौन है माइक्रोवेव में? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? जब स्विच ऑन करते हो तो पहले बूट होता है, माइक्रोवेव होता है बूट? चलो थोड़ा और बेसिक में चले जाते हैं। बाजार में बिकने वाला कैलकुलेटर, जो सब्जी वाला परचूनी वाला यूज करता है हिसाब लगाने के लिए, जो हमें के लिए, उसमें प्रोग्राम चलता होगा या नहीं? जोड़ना घटाना प्रोग्राम ही होता होगा, अपने आप को कैलकुलेटर को पता नहीं जोड़ना कैसे कहते हैं। तो कैलकुलेटर में प्रोग्राम चल रहा है, ये समझ में आ गया, लेकिन हम ये सोच रहे हैं क्या कैलकुलेटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? अरे 200 रुपये का तो कैलकुलेटर ही आता है पूरा, कहाँ से उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा? चलो, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। जब आप मार्केट में निकलते हो तो रेड लाइट आपको दिखती है, लाइट्स ग्रीन होती हैं, रेड होती हैं, येलो होती हैं। आपको लगता है कोई बंदा होगा जो बटन दबाता होगा मैन्युअली? अपने आप होता होगा ना, अपने आप मतलब ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब प्रोग्रामिंग। जहाँ ऑटोमेटिक शब्द आ गया वो मतलब प्रोग्रामिंग होती है। तो ट्रैफिक सिग्नल में प्रोग्रामिंग के थ्रू लाइट्स हमारी चेंज होती हैं, उसमें टाइम का कोड लिखा होगा। अब मान लीजिए किसी एरिया में ट्रैफिक बढ़ने लगा, तो मैं क्या करूंगा? लाइट बदलूंगा? नहीं, उसके प्रोग्राम में चेंज करूंगा कि उसमें जो टाइम लगा हुआ है 30 सेकंड की लाइट का, उसको बड़ा कसा कर दूंगा। सेम सब कुछ काम करेगा, ये तो होगा, है ना? तो अब हमारी ये समझ में आ गया कि ट्रैफिक सिग्नल में प्रोग्रामिंग है।
अब हम ये सोच रहे हैं क्या उस ट्रैफिक सिग्नल में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलो मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए ऐसी डिवाइसेस के जिनमें प्रोग्रामिंग होती है, कोड चलता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। और फिर ऐसे ही डिवाइसेस तो हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं जिनमें प्रोग्रामिंग है, एप्लीकेशन चल रही है, लेकिन पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा मोबाइल, हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब क्या है, ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाद फिर हमारा क्या चलता है, हमारा कोई एप्लीकेशन चलता है। अब समय आता है इस टर्म को समझने का। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें ऐसे ही प्रोग्राम बनेंगे जो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के चलते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस बार लो लेवल का डिवीजन किस बेस पर आया, करेक्टर के बेस पर नहीं आया है। आपकी लैंग्वेज में किस तरह के सॉफ्टवेयर बनना है, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बेस पर लो लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है, ऐसी लैंग्वेज जिसमें बिना ओएस पर चलने वाले सॉफ्टवेयर बनते हैं, ऐसी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसको एक वर्ड दिया गया, सिस्टम प्रोग्रामिंग। इतना लंबा ना बोलकर एक वर्ड दिया गया, सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऐसे प्रोग्राम्स को बनाना जो उन डिवाइसेस पे चलते हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, लाइक माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक सिग्नल, हमारी लिफ्ट हो गई, हमारे एसी में प्रोग्रामिंग, रिमोट से हम इसे ऑन ऑफ कर लेते हैं, तो प्रोग्रामिंग तो है ये। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारा सिस्टम प्रोग्रामिंग का पार्ट है। ठीक है, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है उसे क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं, है ना, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो एक वर्ड दिया गया, एप्लीकेशन प्रोग्राम। सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम उन्हें कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उन्हें कहते हैं जो सीधा हार्डवेयर पे नहीं चलते, हार्डवेयर उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर चलेंगे। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम कैसे कहते हैं, हार्डवेयर और हार्डवेयर के ऊपर सीधा प्रोग्राम, बीच में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है, और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं उसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं, और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें दोनों डेवलप होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। तो मिडिल लेवल लैंग्वेज जो टर्म है, ये कब किस कॉन्टेक्स्ट में आएगा, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमारी लैंग्वेज में डेवलप हो सकते हैं उसके बेस पर अगर हम देखें तो डिवीजन है, लो लेवल, मिडिल लेवल, हाई लेवल। तो उस लिहाज से सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सी में आप सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, सी में आप एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये नहीं था। हमारा कॉन्टेक्स्ट था करेक्टर वाला, कि हम जो लिख रहे हैं वो किस तरह के करेक्टर हैं, इसलिए मैंने साफ साफ लिखा हुआ है। हम हाई लेवल लो लेवल को करेक्टर्स के बेस पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो उस बेस पर मिडिल वाला कोई टर्म नहीं है, मिडिल वाला कोई टर्म नहीं है। सी की दो बुक आती है मार्केट में, बहुत पॉपुलर है। एक यशवंत कनेक्टर की बुक आती है लेटस सी, और एक ई बालागुरुस्वामी की बुक आती है। लेटस सी, जिस राइटर ने सी की बुक लिखी है उन्होंने लिखा है सी इज ए मिडिल लेवल लैंग्वेज। ई बालागुरुस्वामी ने भी सी की बुक लिखी है, उन्होंने लिखा है सी इज ए हाई लेवल। अब दो इंसान इन बुक को पढ़कर लड़ना शुरू कर सकते हैं क्योंकि दोनों के पास सबूत है कि देखो मेरी किताब में लिखा है मिडिल लेवल लैंग्वेज है, एक ने बोला मेरा में लिखा है हाई लेवल है। लेकिन इतना पढ़ने से बात नहीं बनेगी, आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा। यशवंत कनितकर ने सी के बारे में बताया मिडिल लेवल, उसका कॉन्टेक्स्ट यही था कि सी में सिस्टम प्रोग्रामिंग होती है और हाई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग भी होती है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, मिडिल लेवल। ई बालागुरुस्वामी ने जब लिखा था कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो उस पैराग्राफ में उन्होंने लिखा हुआ था कि हम कैरेक्टर्स के बेस पर बता रहे हैं कि सी एक हाई लेवल है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, चलिए। इंटरप्रेटेड का मतलब समझ आ गया, जो हमारा लो लेवल कोड बनाएगा हमारे हाई लेवल कोड का, उसको पाइथन में हम क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटर कहते हैं। उसके बाद अब अगर हम देखें यहाँ पर, ये जो इंटरप्रेटर है ये अपने आप में कौन है, इंटरप्रेटर अपने आप में कौन है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट है या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होगा लैंग्वेज में, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होगा।
तो इसको भी तो अलग अलग लैंग्वेज में बनाया गया जा सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पाइथन। इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पाइथन का मतलब है करेक्टरिस्टिक्स में यहाँ पर एटसेट्रा और भी, ठीक है। अब हम आगे इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ पाइथन। इसका मतलब है कि इंटरप्रेटर किस लैंग्वेज में बनाया गया है उसे हम क्या बोलते हैं, पाइथन इम्प्लीमेंटेशन। अगर इंटरप्रेटर सी लैंग्वेज में बनाया गया है तो हम क्या बोलेंगे, पाइथन सी में इम्प्लीमेंट करी गई। अगर इंटरप्रेटर जावा में बनाया गया तो हम क्या बोलेंगे कि पाइथन जावा में बनाई गई। तो इनिशियली रोसम ने पाइथन का इंटरप्रेटर जो बनाया था वो सी लैंग्वेज में बनाया था और उसका नाम क्या रखा उन्होंने, सी पाइथन। तो सी पाइथन पाइथन का पहला इंटरप्रेटर है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया, डेवलप्ड इन सी लैंग्वेज। उसके बाद जावा लैंग्वेज में भी एक इंटरप्रेटर बनाया गया जिसका नाम पड़ा जाइथन। उसके बाद एक और जिसका नाम है आयरन पाइप, और ये डॉट नेट में डेवलप किया गया। एक है पाई पाइथन, और पाई पाइथन हमारा डेवलप हुआ है पाइथन में। इसके अलावा और भी, तो हम क्या बोलेंगे, पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन। हमसे अगर कोई पूछता है कि पाइथन की इम्प्लीमेंटेशन बताइए, तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। इस क्वेश्चन का मतलब है कि पाइथन लैंग्वेज में जो इंटरप्रेटर होता है जो आपके लिखे कोड को मशीन कोड में बनाता है, वो भी तो एक प्रोग्राम ही है अपने आप में। तो वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है उसको हम क्या बोलते हैं, पाइथन इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। तो आंसर क्या देंगे अब आप उसे, कि पहली बार रोसम जब पाइथन लैंग्वेज को बना रहे थे तो उन्होंने जो इंटरप्रेटर बनाया था वो सी लैंग्वेज में बनाया था, और उस इंटरप्रेटर का नाम क्या रखा गया है, सी पाइथन रखा गया। उसके बाद जावा लैंग्वेज में भी पाइथन का इंटरप्रेटर बनाया गया, फिर आयरन पाइथन बनाया गया डॉट नेट में, फिर पाई पाइथन बनाया गया वापस से पाइथन। इन सारे इंटरप्रेटर में डिफरेंस सिर्फ मेमोरी और एग्जीक्यूशन का होता है। कोई भी प्रोग्राम जो मैंने पाइथन का बनाया है, इनमें से किसी भी इंटरप्रेटर से अगर रन करवाएंगे तो एक मैनर में ही रन होगा। ऐसा नहीं है कि किसी से आउटपुट कुछ और आएगा, किसी से आउटपुट कुछ और आएगा। अब देखो, मैंने अपना स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज किया, अगर आप नोटिस करें तो। अभी तक मैं कह रहा था कि इंटरप्रेटर का काम होता है हमारे लिखे हुए कोड का मशीन कोड बना देना, सीपीयू को दे देना। अभी जस्ट मैंने एक स्टेटमेंट बोला, उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। ऑब्जर्व करना, मैंने भी बोला कि अगर मैं पाइथन के प्रोग्राम को इन चारों में से किसी भी इंटरप्रेटर को देता हूं तो ये चारों इंटरप्रेटर एक ही मैनर में प्रोग्राम को रन कराते हैं। रन कराते हैं वाली बात कहाँ से आ गई, इंटरप्रेटर थोड़ी रन कराता है, रन तो सीपीयू कराता है। इंटरप्रेटर तो सिर्फ ट्रांसलेट करता है, लेकिन मैंने स्टेटमेंट में क्या बोला, रन कराता। तो ये समझने वाली बात होगी कि जब हम ये कहते हैं कि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को रन करता है तो ऐसा कह देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इंटरप्रेटर मशीन कोड बनाकर सीपीयू को हैंड ओवर करेगा और सीपीयू ही रन करेगा प्रोग्राम। उस बात को हाइड कर दिया जाता है ना, और ऊपर से क्या कह दिया जाता है, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को रन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, सीपीयू। उसके अलावा कोई कैसे रन कर देगा। अगर सीपीयू रन नहीं करेगा तो फिर क्या कर रहा है सीपीयू हमारे कंप्यूटर में, बाकी सब क्या कर रहे हैं, हमारे कोड को फ्लैग बना रहे होंगे जो सीपीयू समझ पाए। तो इसीलिए इंटरप्रेटर के साथ हम ऐसा स्टेटमेंट कह देते हैं कि ये पाइथन के प्रोग्राम को रन करे। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या करता है पता होना चाहिए, वो सिर्फ मशीन कोड बनाने तक का काम करता है, आगे वाला काम तो सीपीयू का। ठीक है, तो अब वापस आते हैं, थ्रू आउट पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसी स्टेटमेंट को बोलूंगा कि इंटरप्रेटर पाइथन के प्रोग्राम को रन करता है। सही क्या है वो आपको पता है। ठीक है, तो अब इन चारों इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, मेमोरी और एग्जीक्यूशन टाइम। किसी भी प्रोग्राम को आप सी पाइथन को देते हैं, जो आउटपुट आएगा वही आउटपुट जाइथन से आएगा, वही आयरन पाइथन से आएगा, वही पाई पाइथन से आएगा। डिफरेंस है, सी पाइथन में T1 टाइम लगा होगा, जाइथन में T2 टाइम लगा होगा, आयरन पाइथन में T3 लगा होगा, पाई पाइथन में T4 लगा होगा। माइट भी कुछ का सेम होगा, बट
डिफरेंस है कि टाइम सबका अलग अलग हो सकता है। दूसरा, मेमोरी। सी पाइथन ने प्रोग्राम को रन कराया तो मेमोरी यूसेज जो हुआ, मान लीजिए वो M1 हुआ, दूसरे इंटरप्रेटर से रन कराया गया तो मेमोरी यूसेज M2 हुआ, तीसरे में M3, चौथे में M4। तो यही डिफरेंस है, इसके अलावा कोई डिफरेंस हमारा नहीं होगा। तो पाइथन में हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो सारे इंटरप्रेटर पर एक जैसे ही, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन से इंटरप्रेटर पर प्रोग्राम को रन किया जा रहा है। आप जो पढ़ रहे हैं वो सारे इंटरप्रेटर समझते हैं कि आपने क्या लिखा है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, जो मैं इफ एल्स पढ़ाऊंगा, लूपिंग पढ़ाऊंगा, या जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, सारे इंटरप्रेटर एक ही मैनर में समझते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई लूप को कुछ और समझ रहा है, कोई दूसरा कुछ और समझ रहा है, ऐसा नहीं। ठीक है, अब बात आती है पाइथन का सेटअप डाउनलोड करने की, कि अगर मैं अपने कंप्यूटर पे पाइथन का सेटअप डाउनलोड करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा। तो पाइथन के सेटअप अब चार हो गए। एक पाइथन का सेटअप वो जिसमें ये वाला इंटरप्रेटर आएगा, एक पाइथन का सेटअप वो जिसमें ये वाला इंटरप्रेटर आएगा। तो चारों की अलग अलग वेबसाइट। एक वेबसाइट है जिसका नाम है python.org। इस वेबसाइट से जब आप डाउनलोड्स पे जाते हैं और यहाँ डाउनलोड करते हैं पाइथन, तो यहाँ पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आ रहा है 3.11.0। तो ये जो पाइथन का सेटअप है इसके अंदर सी पाइथन वाला इंटरप्रेटर आता है। ये जो सेटअप है ये अपने साथ सी पाइथन इंटरप्रेटर लेकर आता है। अब जो आपको यहाँ पर वर्जन नंबर दिख रहा है ये पाइथन का वर्जन नहीं है, ये सी पाइथन का वर्जन। अब दूसरी वेबसाइट है jython.org। यहाँ पर डाउनलोड पर जाएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड में देखेंगे करंट वर्जन ऑफ जाइथन इज 2.7.3। तो ये किसका वर्जन है, ये पाइथन का वर्जन नहीं है, पाइथन के अंदर जो इंटरप्रेटर आ रहा है उसका वर्जन है 2.7.3। तो पाइथन का वर्जन होता ही नहीं। पाइथन के साथ जो इंटरप्रेटर आता है उसके वर्जन से ही पाइथन जानी जाती है। पाइथन का अपना निजी कोई वर्जन नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही अब आप तीसरे पास जाएंगे तो तीसरा है हमारा आयरन पाइथन वाला। तो अगर आप उसको देखें तो यहाँ जाएंगे आयरन पाइथन .net, यहाँ 3.4 चल रहा है। तो ये जो पाइथन का सेटअप यहाँ से डाउनलोड होगा इसमें .net में बनाया हुआ इंटरप्रेटर हमें मिलेगा। ठीक है, तो अब कोई हमसे पूछ ले कि पाइथन का वर्जन क्या है, तो हम उसे ये बताएं कि पाइथन का वर्जन तो होता ही नहीं है, उसके इंटरप्रेटर का वर्जन होता है। तो अब सी पाइथन का वर्जन है 3.11, जाइथन का है 2.7, आयरन पाइथन का है 3.4। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो हम अपनी जगह सही है, लेकिन सिर्फ अपनी नज़र में सही हो पाएंगे, दूसरे की नज़र में हम गलत हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा इतना जानते ही नहीं होगा ये सब क्या होता है। वो एक सिंगल वैल्यू आंसर सुनना चाहता था आपसे, आपने उसे पूरी कहानी सुना दी। जब आपसे कोई पूछेगा पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या है तो वो क्या सोच रहा होगा, एक सिंगल वैल्यू आंसर आएगा, बट आप तो सही बता रहे हो। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको बाय डिफॉल्ट सी पाइथन का आंसर देना। क्यों देना है सी पाइथन का आंसर, पाइथन के क्रिएटर ने जो इंटरप्रेटर बनाया था वो सी पाइथन वाला ही बनाया था। तो जब भी पाइथन के साथ कुछ भी सोचा जाता है या बोला जाता है या बताया जाता है तो वो बाय डिफॉल्ट किसको फोकस करके बताया जा रहा है, सी पाइथन। ठीक है, तो सी पाइथन का वर्जन बाय डिफॉल्ट हमारा 3.11। तो अब आपसे कोई मिल जाए रास्ते में अभी और बोले कौन सी पाइथन पढ़ के आ रहे हो, तो आप बोलोगे 3.11। अगर वो जानता होगा तो वो क्लियर पूछेगा कि सी पाइथन का कौन सा वर्जन आ रहा है, अगर नहीं जानता है तो पाइथन ही बोलेगा। ठीक है, चलिए। अब पाइथन की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, पाइथन इज ओपन सोर्स। दैट मीन्स आप ये सारे के सारे सेटअप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। उस पर जाएंगे पाइथन 3.11.0 पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड। डाउनलोड करते समय दो तीन बातें याद रखनी। सबसे पहले तो विंडोज का है, अगर कोई मैकबुक चलाता है तो इसके अंदर मिलेगा, कोई सोलरिस लाइनेक्स चलाता है तो इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो लोग विंडोज कंप्यूटर चलाते हैं ये सेटअप विंडो 10 और विंडो 11 पे इंस्टॉल होगा। अगर आपका विंडो 7 है तो पाइथन 3.5 या 3.8 6 ही इंस्टॉल हो पाएगा, उससे आगे के वर्जन नहीं चले। तो विंडो 7 पे
पाइथन के लेटेस्ट वर्जन नहीं चलते, 3.5 या 6 तक ही चलते हैं। लिखा तो ना 9 है, बट चलता नहीं है। 3.5 और 6 चलता है मैक्स, है ना। इवन अभी एक स्टूडेंट के में 3.4 भी नहीं चला, जबकि उसके विंडो 8 था और 3.4 भी नहीं चल रहा। ठीक है, तो मेक श्योर कि जब आप इसको डाउनलोड करें तो आपका कंप्यूटर विंडो 10, विंडो 11 का होना चाहिए। अब मैंने इसको इंस्टॉल करना है। जब मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ तो ये कह रहा है मॉडिफाई, रिपेयर, अनइंस्टॉल। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि सेम वर्जन मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है पहले से। अगर मेरे कंप्यूटर में पहले से एक पाइथन का वर्जन इंस्टॉल्ड है और आप सेम वर्जन दोबारा इंस्टॉल करेंगे तो ऐसा ही मैसेज आएगा। और डिफरेंट वर्जन करेंगे, चाहे वो लोअर हो चाहे वो अपर हो, लेकिन वो डिफरेंट वर्जन है तो उसकी सेपरेट कॉपी बनेगी। तो एक ही कंप्यूटर में पाइथन के आप अलग अलग वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। 1.5 से 2 मिनट लगते हैं मुझे अनइंस्टॉल करने में, और दोबारा से इंस्टॉल करने में भी 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। अब इस सेटअप को अगर मैं दोबारा से डबल क्लिक करूंगा तो देखो इस बार इंस्टॉल का ऑप्शन है, पहले नहीं आ रहा था। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब आप इसे इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपको बॉटम पे एक चेकबॉक्स आएगा, एड पाइथन डॉट exe टू पाथ। इस ऑप्शन को चेक करना है। ठीक है, अगर इस ऑप्शन को अगर हम चेक नहीं करते हैं तो कुछ फीचर्स पाइथन के हमें नहीं मिल पाएंगे, जैसे थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को डाउनलोड करना, वो फीचर हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो जिन लोगों ने पहले अपने आप इंस्टॉल कर लिया पाइथन, वो लोग क्या करेंगे, या तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके पाथ सेट कर सकते हैं जावा की तरह जैसे करते हैं। और अगर हमें वो पता ही नहीं क्या होता है तो आप अनइंस्टॉल करना जैसे मैंने अभी करा है, और फिर से आप उसे इंस्टॉल करना, और उस समय ध्यान रखना इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करना, इसके बाद इंस्टॉल। चलिए अब बात करते हैं